हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शांतनु सिंह फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये चीज क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है। अब इसमें मान लिया हमने तीन चार पॉइंट्स है हमारे पास, तो इन तीन चारों पॉइंट्स पे अगर हम पोटेंशियल मेजर करें, वो सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम आता है, तो वो उस सरफेस को क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं, ये देख लेते हैं, हमारे पास तीन सरफेसेस दी हुई हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वो सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? क्योंकि ये सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये है कि अगर, जो हमने अभी बताया, कि कोई भी एक सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर कोई भी हम अगर पॉइंट ले लें, तीन चार पॉइंट ले लें, वहां पे सारे हर जगह की पोटेंशियल सेम होगी। तो वहां पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास एक सरफेस जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हमारे पास ए, और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये लाई कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला प्रॉपर्टी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दैट इज, अगर हम लोग वी ए माइनस वी बी करें तो ये हमेशा हमारे पास आ जाएगा जीरो। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी। जैसे मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, तो जो ये क्रॉस कर रही है हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए क्रॉस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेस एट 90 डिग्री। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो दिखती कैसे है। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलली आ रही हैं इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है, कैसी दिखेगी? वो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं येलो कलर में, हमारे पास ये हो जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर की लाइन से, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है ये। तो यहाँ पे अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना हो कि कैसे होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जांपल ले लेते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है वो हमें पता है पिछले लेक्चर से कि ये इससे दूर जाती हुई तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे हमें बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखती है। तो ये हो जाएगी एक स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसी दिखेगी? ये येलो डॉटेड लाइंस में दिख रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना चाहें तो इसका डायग्राम हम पहले भी बता चुके हैं, वो ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई और नेगेटिव चार्ज से उसके पास आती हुई, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई। ठीक है, यही सेम डायग्राम हम यहां पर भी देख सकते हैं। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि पॉजिटिव चार्ज में अगर हम यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज से अगर दूर जाते हैं, डिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो रही होती है, तो क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। जैसे ये देख लेते हैं 70 वोल्ट दिया हुआ है हमारे पास, जब एकदम चार्ज के हम पास में है, इससे अगर दूर जाते जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर गए तो 50 वोल्ट हो गया, अगर और ज्यादा दूर चले गए तो हमारे पास 30 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इस पे हम यहाँ पे पॉइंट लें, यहाँ पे पॉइंट लें, यहाँ पे पॉइंट लें, इस वाले सरफेस पर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इसका पोटेंशियल जो रहेगा वो 30 वोल्ट ही रहेगा।
और मान लेते हैं अगर इस वाली सरफेस पे लेंगे 50 वोल्ट वाली सरफेस पर लेंगे कोई भी पॉइंट, तो उसका पोटेंशियल हमेशा 50 वोल्ट ही रहेगा। ऐसे ही 70 वोल्ट में भी यही केस रहता है हमारे पास। और ये डायग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलली आ रही हैं तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास ये हो जाता है। अगर इस वाली सरफेस पर भी हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो जो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है ये। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर चार्ज प्रेजेंट है, एक वायर प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बोलेंगे हमको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ, तो कैसा होगा? वो होता है स्फेरिकल शेप में। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वायर है जिसमें क्या कहते हैं चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके आसपास एक सिलेंडर ऐसे बन जाएगा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। मान लेते हैं ये सिलेंडर है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल VA ही होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डायग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? ये एक जो एनर्जी है वो डिफाइंड होती है, सिंगल चार्ज के लिए नहीं डिफाइंड होती, वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड होती है। हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तब ये टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2 और यहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q3। तो अब सिंगल सिंगल चार्जेस के लिए हमने टर्म पढ़ा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कह सकते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे? V से डिनोट किया जाता था। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइंड होता है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस में, इस सिस्टम में कितने चार्जेस आ रहे हैं? 3 चार्जेस, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ/R²। ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां से पोटेंशियल वर्क डन का और कैलकुलेट करिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहां पे डाल के, तो हो जाएगा KQ/R² डिवाइडेड बाय 1/Q कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? KQ, इसको Q1 Q2 मान लेते हैं, ये तुम्हारा अपोजिट हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये हमारे पास वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? KQ1 Q2/R²। अब ये चीज हमने बचपन में पढ़ी थी कि जो वर्क डन होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है U से। तो हमारे पास U का क्या फॉर्मूला आ गया? KQ1 Q2/R²। तो फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। अब हम बोलें कि हमारे इस पूरे सिस्टम में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन रही है उसको कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या, हमको दो दो पेयर मानने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 चार्जेस हैं तो इनके दो दो पेयर मानने पड़ेंगे। एक पेयर हम मान लेते हैं ये हो गया, एक पेयर मान लेते हैं ये हो गया, और एक पेयर मान लेते हैं ये हो गया। इन तीनों का हम लोग सेपरेट में कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे देखते हैं यहाँ पे अगर हमें यू नेट निकालना हो, यू नेट निकालने के लिए पहले पेयर का ऐड कर देंगे प्लस दूसरे पेयर का ऐड कर देंगे और तीसरे पेयर का ऐड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो अगर हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल दी हुई हो, तो जैसे कि मान लेते हैं ये है हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल, इस पे हमने चार्ज दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। तो इस थिन स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हमें पता है 3 पोजीशंस होंगी। एक तो ये हो गया हमारे पास एक सेंटर पोजीशन, या तो मान लेते हैं यहां पर जस्ट शेल के ऊपर प्रेजेंट है, शेल के सरफेस पे, या तो शेल के बाहर। तो यहां पे हमारे पास 3 पोजीशन हो जाएंगी। पहला कह सकते हैं या तो इनसाइड, दूसरा कह सकते हैं ऑन द सरफेस, तीसरा कह सकते हैं आउटसाइड द सरफेस या आउटसाइड द सेल। तो हमें इन तीनों जगह के लिए फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला जो हमारा है इनसाइड द सेल के लिए, तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, इस शेल की रेडियस मान लेते हैं r है, और एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया पॉइंट P। तो यहां में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है Vp। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास K, चार्ज कितना है, चार्ज मान लेते हैं Q दिया हुआ है हमारे पास, KQ/, रेडियस कितनी है हमारे पास R। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमने ये वाली डिस्टेंस जो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है ये क्यों नहीं ली, हमने पूरी रेडियस क्यों ले ली?
क्योंकि अगर एक चार्ज शेल है, इसके अंदर जो क्या हम लोग कहीं पर भी पोटेंशियल ले लेंगे वो कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए हमने यहां पे पॉइंट लिया, अगर हम यहां पर भी पॉइंट ले लें, यहां पर पॉइंट ले लें, या यहां पे सेंटर के जस्ट पास में पॉइंट ले लें, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस, क्योंकि इसके अंदर का पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द सरफेस। मान लेते हैं ये रही हमारे पास शेल, जिसका रेडियस हमें आर दिया हुआ है। हमें बताना है कि इस सरफेस पर कितना होगा पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, क्योंकि अब तो सरफेस पे आ गया, अब ये इनसाइड पे नहीं है। तो इनसाइड में तो हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन अब ये सरफेस पे आ चुका है, तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, ये रेडियस ही है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो यहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल मिल गया। ये कहां पर है, ऑन द सरफेस के लिए। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा था, आउटसाइड। ये मान लेते हैं शेल दी हुई है हमको, रेडियस एज यूजुअल आर, और जो हमारा पॉइंट है इस बार आउटसाइड द शेल है, यहां पर पी पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के फॉर्मूले हम लोग क्या रखते हैं, के, और चार्ज कितना प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास क्यू, तो यहां पे चार्ज डाल देंगे, डिवाइडेड बाई सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला किसका, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। ये तीनों जगह का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। यहां पे हमको एक शेल दी हुई थी, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज क्यू, और इसकी रेडियस कितनी थी, आर। तो यहां पे हमें तीन जगह पर पॉइंट दिए हुए थे। एक मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ था पी पॉइंट, एक इसकी सरफेस पर पी पॉइंट दिया हुआ था, और एक बाहर पी पॉइंट दिया हुआ था। तो हमें निकालना था सबसे पहला क्या, इनसाइड वाले पॉइंट पे, जो कि हमारे पास क्या आ रहा था, के क्यू बाई रेडियस। ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये इनसाइड हर जगह कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इनसाइड के लिए। नेक्स्ट हमने निकाला था ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस पे क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट था, और सेंटर से इसकी दूरी कितनी थी, रेडियस के बराबर। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है, के क्यू बाई रेडियस। नेक्स्ट हमने निकाला था आउटसाइड के लिए। आउटसाइड में क्या हो रहा था, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी हमने मान ली थी, स्मॉल आर। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जा रहा था, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये तीनों चीजें हमने निकाली थी फॉर्मूला। ये चीज ध्यान रखिएगा कि शेल के इनसाइड अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग क्या यहां पर रेडियस ही रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो हमें एक जो डाइपोल है वो उसको प्लेस कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी बन रहा होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल क्या होता था, डाइपोल एक सिस्टम होता था, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था, उसको एक डिस्टेंस पर रख दिया गया है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, और ये रहा हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। अब ये जो डाइपोल है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बना रहा है थीटा एंगल।
तो हमने इससे इससे बताना है कि ये कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा होगा अपने आपस में। ये चीज तो हमें पता है कि अगर एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे रहते हैं, वो होता है हमारे पास पीई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब ये थीटा वन और थीटा टू क्या है, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है। मान लेते हैं ये हमारे पास जैसे ही रखा हुआ है डाइपोल, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। अब डाइपोल जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, जब मूव करेगा तो मान लेते हैं इसकी फाइनल पोजीशन कुछ ऐसी हो गई, ये स्ट्रेट हो गया, मान लेते हैं हमारे पास फाइनल पोजीशन हो गई। तो जो ये पहला एंगल बना रहा था इनिशियल पोजीशन वो हो गया हमारे पास थीटा वन, और जो ये रोटेट होने के बाद बनाएगा एंगल वो हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा टू। तो हमारे पास थीटा वन की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे कॉस थीटा वन में, थीटा टू की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे कॉस थीटा टू में। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस चीज को याद करिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी क्या है यहाँ पर, पी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है जो हमने बताया था, क्यू इंटू टू ए या हमारी जो डिस्टेंस है हमारे डाइपोल दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, और थीटा वन और थीटा टू हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का जब डाइपोल प्रेजेंट है वो क्या है, पी ई कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ये हमें हमारा जो फॉर्मूला है। अब जो डाइपोल है वो हमारा इनिशियली कितना एंगल बना रहा है, इनिशियली इट इज एट 90 डिग्री, इनिशियली इट इज एट 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से इनिशियली जो हमारा डाइपोल है वो बना रहा है 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल हम लोग कहां पर डालते हैं, थीटा वन की जगह पर। तो थीटा वन की जगह पर डाल देते हैं 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई कॉस 90 डिग्री प्लस फाइनल एंगल हमें अभी नहीं पता है कॉस थीटा टू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू पी ई कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा टू, बस हमारे पास ये चीज बचेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान लेते हैं यहाँ पे थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा, ये हमारे पास फाइनल एंगल है। तो जब हमारा जो डाइपोल है वो इनिशियली 90 डिग्री पे रखा हुआ है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हमारा डाइपोल ऐसे 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया कि कितना हो जाएगा उस टाइम पे। हम पी डाइपोल मोमेंट रख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे, और जो फाइनल एंगल डाइपोल बनाएगा वो यहाँ पर रख देंगे।